हम 8 बहनें थीं जबकि माँ विधवा थी और घर में ही रहती थी। लेकिन मैं परेशान हो जाती जब माँ अपना तकिया उठाती तो उसके नीचे हजारों नोट कहाँ से आते हैं, जबकि माँ तो कहीं आती जाती भी नहीं है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। तब भी माँ हमें कहती, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद खुदा करता है। माँ का राज जानना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे माँ पर शक सा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी लेकर मैं घर में ही छुपकर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मैंने देखा कि पूरे 40 मेरी छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि माँ से इसके बारे में बात मत करना, बिना वजह उनको तकलीफ़ होगी, मगर वो समझने की कोशिश करती तब ना वो माँ से पैसे मांगने लगी। तो उन्होंने तकिया उठाकर बहुत सारे पैसे निकाले और हज़ार हज़ार के 2 नोट मेरे बहन के हाथ पर रख दिए। मुझे अचरज का झटका लगा कि आखिर मैं माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर में खाना भी नहीं था। छोटी बहन के जाने के बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उनसे जानने की कोशिश करने लगी कि माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, भगवान गरीबों पर दया करता है। वो अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ता, बस उसने ही हमारे लिए ये इंतज़ाम किया है। ये बातें मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर थीं, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदार मानो जैसे दूर ही हो गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फ़ोन करके हमारे हालात के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझा था। खैर, मैं खामोश हो गई। मुझे लगा शायद माँ के पास थोड़े बहुत पैसे बचे हों जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखे होंगे, लेकिन ये सब तो रोज़ का ही हो गया था। माँ सुबह उठ के जब तकिया उठाती तो नीचे ढेर सारे पैसे होते थे। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात काफ़ी सुधर चुके थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर मुझे बहुत बेचैनी होती थी कि आखिर में माँ के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। हम 8 बहनें थे, कोई भाई भी नहीं था जो कमा कर माँ के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं ही थी, तो मैं खुद भी अभी कॉलेज में ही पढ़ रही थी। मेरा बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे रह रहकर माँ और उनके पैसों का ख्याल आता था। मेरी सारी बहनें कम उम्र की और मासूम थीं। उन्हें तो अपनी ज़रूरतों के अलावा किसी और की ना कोई फ़िक्र थी और ना कोई परेशानी थी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फ़र्ज़ था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ का राज जान के ही रहूँगी। अचानक उनके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लग गया। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने ही सोच में इतनी गुम थी कि कॉलेज की बस कब निकल गई मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। मैं जब तक अपने सोचों से बाहर निकलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस बहुत दूर जा चुकी थी। तभी आसमान में बादल मंडराने लगे थे। मैं डरी हुई खड़ी थी कि अचानक ये मेरे साथ क्या हो गया है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। अचानक मेरी नज़र 3 लड़कों पर पड़ी जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नज़रों से देख कर मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। डर से मुझे कुछ और न सूझा तो मैं बस स्टॉप छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो तीनों लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने तेज तेज चलने लगी, तभी मेरे हाथ से किताब छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उन तीनों लड़कों की हंसी हवा में गूंजने लगी थी। तभी अचानक वो खामोश हो गए। मैं किताबें उठाकर खड़ी हुई तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे और उन तीनों लड़कों के दरमियान एक लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर देखा था कि वह मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया है जो मुझे उन लड़कों की बुरी नज़र से बचा लेगा। और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस दुकानदार लड़के ने उन लड़कों को पहले तो शराफत से जाने को कहा। वो ना माने तो देखते ही देखते उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बना ही बना, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि बारिश की वजह से रास्ते पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये सब किसी ने नहीं देखा था। वो 3 लड़के घबरा कर भाग गए थे। ये सब देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार सुरक्षित होने का एहसास हुआ था। मेरी आंखें भीग गई थीं। वो लड़का आगे बढ़ा और बोला, मैंने देखा था कि आप इन 3 बदतमीज़ों की डर से रोई नहीं, यानी कि ये आंसू डर के नहीं हैं। फिर भी आपकी आंखें क्यों छलक पड़ी हैं? वैसे इस नाचीज़ को राहुल कहते हैं। मैं उसकी लुभावनी बातों पर खुल के हंसी थी। फिर वो बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा था जब तक कि दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे राहुल का ही ख्याल आता रहा था। सुबह हुई तो मैंने माँ ने एक बार फिर से तकिया उठाया। आज फिर से ढेर सारे पैसे बरामद हुए थे। मेरा माथा ठनकने लगा था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी
मगर मैं सब कुछ छोड़कर माँ के पास आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि भगवान हम पर दया कर रहा है, लेकिन इस दया के पीछे कुछ तो वजह ज़रूर होगी। मुझे आप बताएं कि इस रहम के पीछे क्या वजह है। मेरी बात सुनकर माँ का रंग फीका पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घबरा गई हों और वो थूक निगलकर बोली, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। चलो उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। बस की बात सुनकर मुझे एकदम से राहुल की याद आ गई थी, इसीलिए मैं ये बहस छोड़कर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। आज कॉलेज से वापस आते समय मैं बस स्टॉप पर ही खड़ी थी जब मैंने राहुल को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बोला, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के शिष्टाचार की ज़रूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थे। राहुल बोला, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद को खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इतना अच्छा लगा था कि मैं शब्दों में इसे बता नहीं सकती। इसी तरह अब रोज़ राहुल मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। अब मैं घर जाकर हर रोज़ उसे फ़ोन करती थी। राहुल ने मुझसे कहा कि वो मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेजना चाहता है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अगले ही दिन राहुल के माता पिता उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। हमने हर तरह से बेहतरीन इंतज़ाम किया था। राहुल की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। माँ को भी ये रिश्ता उचित लगा था, इसलिए माँ ने हाँ कर दिया था। मेरे और राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा था। माँ बाजार से दहेज के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाई थी और मैं सोचकर रह जाती थी कि आखिर ये क्या मामला है। माँ से पैसों के बारे में पूछती तो वो सिर्फ इतना ही कहती कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ खरीद सकती हूँ। मेरी बीए की परीक्षा आज शुरू हो गई थी। मेरे शादी की तारीख परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद की ही रख दी गई थी। शादी की खुशी में मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी मैंने ध्यान लगाकर सारे विषय के पेपर के जवाब अच्छे से लिखे थे। अब उम्मीद थी कि यकीनन रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर देखते देखते मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हल्दी की रात मैंने माँ के कमरे में ही गुजारी थी। मैं जानना चाहती थी कि माँ के पास इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं सारी रात जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर अपनी नींद पर काबू पाने में नाकाम रही थी। सुबह 10 बजे माँ ने मुझे झटका देकर उठाया था कि बारात आने वाली है। माँ बड़े गुस्से में थी। वो बोली, ना जाने ये कैसी लड़की है जो अपनी शादी के दिन भी गधे घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई। फिर जल्दी से उठकर अपनी तैयारी करने लगी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। वो मुझे दुल्हन का मेकअप करने वाली थी। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी पूरी ना हो। बारात का वक्त 12:30 बजे का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में थोड़ी बहुत टाइम तो आगे पीछे हो ही जाता है। 2 बजे जब मैं तैयार हो गई थी तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गई थी। अब अगर बारात आ जाती है तो मुझे कोई फ़िक्र ना होती। इतने में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो बोली, नेहा, राहुल को फ़ोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। हमारे मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल हो गया है। मैंने माँ को तसल्ली दी कि बारात भी आ जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं राहुल को फ़ोन पर फ़ोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारे घर आए मेहमान अपने अपने घर वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन राधा आ गई और वो बोली, दीदी, ईशा दीदी कहाँ हैं। ईशा मुझसे 2 साल छोटी थी। वो भी मेरे साथ कॉलेज में ही आती जाती थी, मगर उसकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बाद में हम सब लोग उसे ढूंढने लगे थे। इस तरह ढूंढते ढूंढते 10 बज चुके थे, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। अब बात बड़ी सीधी थी कि वो शादी का माहौल का फ़ायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात ना आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही विदा हो गई थी। इस धक्के को माँ बर्दाश्त ना कर पाई थी। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको पैरालाइज का अटैक हो गया। मुझ पर 3 दुखों का पहाड़ गिर गया था, मगर मैं बड़ी ढीठ थी। तीनों गम सह गई थी। माँ को 2 हफ्तों तक अस्पताल में एडमिट कर दिया था। फिर डॉक्टर ने उन्हें ये कहकर छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है, मगर भगवान के फैसले के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी माँ की टांगें निकालने से नहीं बचा सके। मेरी माँ टांगों से अपाहिज हो गई थी। अब वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती रहती थी, लेकिन माँ के तकिए के नीचे से निकलने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दुगने हो गए थे।
ये क्यों और कैसे हो रहा था, मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। मैं घर में पड़े अपने दहेज के सामान को देखकर नाराज़ हो जाती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने माँ को कह दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा दहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस ना जाती। मेरी ये बातें सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे इतना दर्द ना दो नेहा, मेरे दिल में पहले से ही जख्म हैं, अभी तक नहीं भरे हैं। अभी तो दिल भी चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं आज अपनी माँ के आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं सारे ज़माने को आग लगा दूं। इसलिए मैं माँ के साथ बदसलूकी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए और शायद हमारे घर से ये अनहोनी भी ख़त्म हो जाए। मैं इतना कहकर बाहर चली गई। मुझे बाहर अभी भी माँ के रोने की आवाज़ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर ही बीती होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबसे छोटी बहन राधा तो चीख ही पड़ी थी। वो बोली, छोटी दीदी आप ये। मैं ये सोचकर कमरे से बाहर निकली कि आखिर देखूं तो सही कौन सी छोटी दीदी हमारे घर आई है। मैंने बाहर झांक के देखा तो सामने ईशा और राहुल खड़े थे। ये दृश्य देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं दौड़ती हुई कमरे से निकली और राहुल के गिरेबान को पकड़कर हिलाने लग गई थी। इतने में ईशा ने मेरा हाथ थाम कर झटक दिया और बोली, दीदी मैं अपने पति का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। ईशा की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं एक लफ्ज़ भी बोलने के काबिल ना रही थी। माँ ने ईशा की तरफ देखकर अपना मुंह फेर लिया था। वो भागकर माँ के कदमों में जाकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वो माँ के पांव चूमती जाती और उनसे माफ़ी मांगती जाती थी। फिर वो बोली, मुझे लगा कि मैं अब दोबारा से सांस ही ना ले पाऊँगी। माँ, मैं और राहुल हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरी परीक्षा ख़त्म हुई तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी थी। मेरी और राहुल की बात मोबाइल पर होने लगी थी। लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने ये आपस का प्यार का रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैं तो सबसे छुप छुप कर अपनी मोहब्बत के गम में खोई रहती थी, मगर ये दूसरी लड़कियों से मोहब्बत के बारे में सोचने लगा था। मैं नहीं जानती कि दीदी और राहुल का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने राहुल की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी। मैं राहुल से फिर से मिली और उसे हकीकत बता दी कि नेहा मेरी बहन है। राहुल अच्छा इंसान है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था और इस तरह हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन माँ, मुझे अगर ज़रा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे तो मैं अपने मोहब्बत को आपके हवाले कर देती। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। हम सब ईशा की बातें सुनकर रोने लगे थे। माँ बोली, ईशा, मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि जब तक मेरी नेहा की शादी नहीं हो जाती तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूँगी। ईशा ने माँ की शर्त मंजूर कर ली थी। ईशा मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। राहुल ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। अगर मैं उन्हें माफ़ करने की हिम्मत खुद में ना पाती थी तो क्या होता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैंने माँ से परमिशन मांगी कि मुझे स्कूल में नौकरी करने दे। माँ ने झट से ना में सिर हिला दिया था। वो बोली, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, पैसा भी है, और फिर तुम क्यों 2 टके की नौकरी करोगी। मैं अपने दुख में इस तरह से उलझ गई थी कि मुझे दुनिया का होश ही नहीं रहा था। मैं तो ये तक भूल गई थी कि हर सुबह माँ के तकिए के नीचे से पैसे निकलते हैं। अब माँ की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने तो ये तय कर लिया था कि अब मैं ये राज पता करके ही रहूँगी। इसलिए अब मैं माँ के कमरे में सोने लगी थी। मुझे माँ के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग न लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया था कि 1 सेकंड के लिए भी मैं अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से हमारे घर में कूदा हो। मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा था। मैं अपनी आंखों से सारा नज़ारा देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल हुए शख्स को देखकर मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक 40 साल का हैंडसम मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देख रही थी। तभी मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक़ था। हमारे क्लास में एक नई लड़की ने दाखिला लिया था। उसका नाम पायल था। वो क्लास में हम सबसे बड़ी थी और कोई भी लड़की उससे दोस्ती नहीं करती थी। वो अक्सर क्लास में अकेले बैठा रहती थी।
मुझे पायल की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ था। वो सारा सारा दिन अकेली बैठी रहती थी। फिर मैंने ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते हम दोनों बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास होकर 4 साल हो चुके थे। हम बहनें भी तब छोटी छोटी थी। 8 बच्चों को अकेले पालना आसान काम नहीं होता। इसीलिए माँ हम पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाती थी और मैं और ईशा अक्सर स्कूल में रुककर कोई ना कोई खेल खेला करते थे। लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरे बारे में पूछताछ नहीं की थी कि मैं स्कूल से घर इतनी देर से क्यों लौटती थी। माँ इस लापरवाही ने मुझे छूट सी दे दी थी। अब मैं हर रोज़ पायल के घर जाने लगी थी। एक दिन पायल बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मैंने भी तुरंत हाँ कह दिया था और मैं पायल के साथ उसकी सहेली के घर चली गई। पायल ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। लॉक की आवाज़ सुनकर मैं घबरा तो गई थी, मगर फिर मन में विचार आया कि उसने कोई शरारत की होगी। लेकिन जब मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई तो मुझे यकीन हुआ कि ये कोई शरारत नहीं थी। अब सही मायने में मुझ पर एक क़यामत टूटी थी। मैं भागकर दरवाजे तक गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही शक्ल से बड़े खतरनाक लग रहे थे। एक बोला, अब दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फिकवा दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई थी। मुझे रह रहकर माँ की याद आ रही थी। मैं जानती थी कि वो मेरे फिक्र में पागल हो गई होगी। मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगने लगी थी। मेरी आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी थी। अब तो मेरी बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी और एक बार दरवाज़ा खुला तो मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और नहीं था। वो मुझे देखकर चौंक गया था। वो थोड़ी देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा और बाहर निकलकर अपने दोनों आदमियों पर चिल्लाने लगा था। फिर मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बताओ। मैंने अपने घर का रास्ता बताया तो वो मुझे खामोशी से घर पर छोड़कर वापस चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे कंधों पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, पर हिम्मत है जो तुमने एक बार ही पलटकर जवाब दिया हो। मेरा तो अचरज के मारे दिमाग फटने लगा था। मेरी माँ को कोई भी खबर ना हुई थी कि मैं इतनी देर से घर से गायब हो गई थी। मुझे माँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से मैं अपनी बहनों का ख्याल खुद ही रखने लगी थी। अगले दिन स्कूल गई तो पायल नहीं आई थी और फिर वो कभी भी लौटकर स्कूल नहीं आई थी। और अब रात को सामने से उस मर्द को देखकर मैं चौंक गई थी। ये तो वही था जिसने उस शाम मुझे घर छोड़ा था। अब वो मेरे घर क्या लेने आया था। इस आदमी ने माँ का तकिया उठाया और उसके नीचे पैसे रख दिए। वो जैसे ही वापस पलटने लगा, माँ ने उसे कलाई से पकड़ कर रोक लिया था। माँ गुस्से से बोली, कौन हो तुम? मैंने भी जल्दी से उठकर कमरे की लाइट चालू कर दी थी। सारा कमरा रोशनी से चमक उठा था। माँ की नज़र जैसे ही उस मर्द पर पड़ी, माँ चीखकर बोली, अजय, ये तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो मर्द आगे बढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रख कर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अजय है। जवानी में मेरी शादी पिताजी के अनाथ दोस्त के बेटी से हुई थी। वो लड़की जानती हो कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी। लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, मगर मेरे पिताजी ने अपने दोस्त को दोस्ती में मजबूर होकर मेरी शादी इसके से कर दी थी। जब मेरी बीबी पेट से हुई तो मैंने इस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये तो मेरी औलाद है ही नहीं, न जाने का गुनाह अपने कोख में लेकर घूम रही है। मैंने इसे बदनाम करके घर से निकाल दिया तो इसने मुझे बद्दुआ दी कि तुम सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसोगे। लेकिन मैंने इसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत ना दी थी और मैं गांव छोड़कर शहर से चला गया था और छोटी मोटी डकैतियां करके पैसा बनाने लगा था। फिर मैं गुनाहों के दलदल में फंसता ही चला गया था और मैंने बच्चों की अगवाई शुरू कर दी थी। तुम्हें भी पायल अगवा करके ही मेरे पास लाई थी। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से मैंने अपने गुनाह की राह छोड़ दी थी। फिर मैंने शादी की, मगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ तुम्हारी माँ ने भी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसकी 7 बेटियाँ हैं। फिर मुझे इसके पति के निधन और तुम्हारी व्यवस्था का पता चला तो मैंने रात के अंधेरे में सबसे छुपकर भगवान को साक्षी बनाकर तुम लोगों की मदद करने लगा था। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था मेरी माँ नफ़रत से मुंह मोड़ लेगी, मगर उनकी बात सुनकर तो मैं पत्थर ही बन गई थी। माँ बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोबारा ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही कभी पैसे भेजना।
मैंने भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने उस बाप को माफ़ कर दिया था जिसको मैंने कभी ना बाप माना था ना जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।